So, good morning. How are you all? I hope my children are fine, है ना? बट बेटा मैं एक बात बोल रही थी कि आप लोग सिर्फ अपना लाइफ अभी कोरोना पीरियड में एंजॉय मत करना, अपने पढ़ाई पे भी फोकस करना, है ना? क्योंकि जब आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और आपका जो नॉलेज है उस स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, है ना बेटा? देखो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये सोच के मत पढ़ना कि ये ऑनलाइन क्लासेज है, मैं तो टेस्ट देख कर दे दूँगी, मैं अपने मॉम या डैड से पूछ लूँगी। आप ये सोचकर हर पढ़ाई ऐसा करना कि आपको वापस से स्कूल आना है, फिर आपको सारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही देने हैं और एक दिन से कोई भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है। पढ़ाई के लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ता है ना। जिन्होंने हम लोग पढ़े हैं, रोम वाज नॉट बिल्ट अ डे। एक दिन में कोई कंट्री या सिटी को नहीं बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ डोंट वेट, हाँ कि जब स्कूल खुलेगा तो कर लेंगे, अभी मॉम से पूछ लो या फिर देख कर लिख लो कोई टेस्ट। प्लीज़ इग्नोर लाइक दिस थिंकिंग। हाँ, आई होप कि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही है आपको, है ना? तो प्लीज़ आप अपने आप को ऐसा बनाना कि आप जब 8 में आओ तो आप 8 के स्टैंडर्ड के बराबर के हो। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन मानकर करो, है ना? ऐसा मत सोचना कि अभी तो ऑनलाइन है तो मैं इग्नोरेंस में जा रहे हैं सारे क्लासेस। फाइनली आपको स्कूल में ही आना है बेटा और ऑफलाइन क्लासेस ही करनी है आपको। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरी चिल्ड्रेन टू पे अटेंशन इन योर स्टडी, है ना? क्योंकि लाइफ में आपको कुछ करना है। कि कोरोना चले जाएगा लेकिन वो जो समय है ना, समय वापस नहीं आएगा बेटा। आप अगर अभी कुछ पैसे खर्च कर रहे हो तो वापस से फिर आप अर्न कर लोगे, लेकिन ये जो समय है आपके 7th का पीरियड है वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। और जुनून की पढ़ाई क्या होता है कि 7 से 8 कनेक्टेड होता है। जब तक आप 7 नहीं पढ़ोगे 8 नहीं समझ पाओगे, है ना? तो आपको हर एक लेक्चर अटेंड करने हैं, हर एक क्लासेस करनी है। मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चे साइंस में और मैथ्स में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हिंदी, संस्कृत या फिर गुजराती जो भी लैंग्वेज क्लासेस होते हैं स्किप कर देते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू बेटा प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ, आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम सारे सब्जेक्ट में देने हैं। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो वो सिर्फ मैथ्स या साइंस में नहीं रहेंगे। आपको पता है जैसे IPS या कुछ भी बड़े वाले आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट के नॉलेज होने चाहिए। So please pay attention in your every subject. Don't be selected, okay? Don't be selected. चलो, मैंने सोचा कि बहुत दिनों से आपको कहानियाँ पढ़ाती जा रही हूँ, बुक पढ़ते जा रहे हो, तो अभी हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक ले जिसमें आप भी कुछ लिख सको, आप भी कुछ कर सको। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्या हो सकता है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि चलो मैं बच्चों से निबंध लिखवाती हूँ। तो निबंध जब लिखेंगे तो मन में ख्यालात आएंगे, अपने ख्यालात लिखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, है ना? करना आपको खुद से ही है। ये नहीं कि मैम जो ऐसे लिखवा रही है आप वही लिख दोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। आप जब अपने विचार लिखोगे, अपने व्यू लिखोगे तो ऐसे या फिर निबंध पढ़ने में तब ज़्यादा मज़ा आता है, ओके? तो अभी आपको क्या करना है कि भले मैं ये आपको देखो, मेरे जो टाइटल होते हैं या जो मैं सेलेक्ट करती हूँ निबंध के लिए वो होते हैं कि आप उस पर अपने विचार लिख सको, व्यक्त कर सको, है ना? जो आप रोज़ के डे बाय डे देख रहे हो, मैंने सिर्फ उसी टॉपिक को सेलेक्ट किया है ना। जैसे अभी देखो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है बढ़ता प्रदूषण। तो आपको पता है ना कि अभी पॉल्यूशन कितने बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें तो आप कितने पेजेस लिख सकते हो, है ना? तो मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आप ऐसा ऐसा लिख सकते हो, बाकी आप अपने मर्जी से लिखना। ओके बेटा, स्टार्ट करूँ मैं? चलो, बढ़ता प्रदूषण। आप ठीक है? प्रकृति की ग्रोथ बहुत सुहावनी है। धरती से उपजे फल, फूल, वनस्पतियाँ हमें पौष्टिक भोजन देते हैं। देखो ये हार्ड वर्ड्स है, आप अपने में कन्वर्ट कर सकते हो कि प्रकृति बहुत सुहावनी होती है। धरती माता से हमें फल, फूल, सब्जियाँ खाने को मिलती है जो हमें बहुत ही पौष्टिकता देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो आप अपने शब्द भी इसमें लिखो। ये ज़रूरी नहीं कि हार्ड लाइन को आप तोड़ दो, जो समझते हो उसे लिखो, ठीक है? नदियों का पवित्र 1 मिनट,
नदियों का पवित्र जल हमें जीवन देता है। मधुर मंद हवाएं हमें आनंद प्रदान करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना कि नदियों, झीलों, झरनों से हमें पानी मिलता है। ठीक है, जल ही जीवन है। आपको पता है कि जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की, उसमें एक पानी या फिर जल भी शामिल है। ठीक है, मधुर मंद हवाएं हमें आनंद प्रदान करती है। अभी तो आप एग्जैक्टली ऐसा फील कर रहे होगे, बारिश होती है, हवाएं चलती है, कितना मज़ा आता है ना। आप सी के विंडो ओपन करके विंडो के पास खड़ी हो जाओ, आपको इतना मज़ा आएगा ना बेटा कि लगेगा इससे अच्छा ज़्यादा सुख तो किसी बात में है ही नहीं, है ना। तो आप कभी ऐसा फील करना कि जब बारिश हो या फिर हवाएं तेज़ दौड़ रही हो, तो आप थोड़ा विंडो के पास या फिर टेरेस पे जाके खड़े हो जाना, फिर आप महसूस करोगे कितनी अच्छी हवा है ना। पक्षियों का मनोरम कलरव सुख देता है। यह भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जो मॉर्निंग का टाइमिंग होता है ना, आप उस समय जाओ, उस समय ये पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। दोपहर में तो फिर क्या होता है, बहुत सारी आवाज़ें आती है तो उस आवाज़ से दब जाती है। लेकिन जब आप मॉर्निंग में जाओगे ना, तो सिर्फ आपको बर्ड्स के ही आवाज़ सुनाई देंगे। इतना मज़ा आएगा ना सुनने में कि पूछो मत। एक बार आप मॉर्निंग में मेरी बात सुना और अपने क्लासेस स्टार्ट होने के बिफोर उठो और टेरेस पे जाकर देखो कि कितना मज़ा आता है पक्षियों की आवाज़ को सुनने में, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक गीत ही गा रही है। वातावरण को पक्षियों का मनोरम कलरव, मतलब उनकी जो बातें होती है, आवाज़ें होती है, उसको कलरव कहते हैं, सुख देता है। वातावरण की शीतलता रस प्रदान करती है। और वातावरण की क्या होता है, जो वातावरण होता है ना, उससे शीतलता आता है। उसमें लगता है कि एक वातावरण बहुत हल्का हो गया है पक्षियों की आवाज़ से या फिर हवाओं के चलने से। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के कारण हमें जीवन सुखदायी लगता है। और ये जो प्रकृति प्रदत्त ये सारी चीज़ें हैं ना, इसी से क्या होता है कि हमें अपना लाइफ बहुत ही मज़ेदार लगता है, सुखदायी लगता है। चलो इमेजिन करो कि आपके पास हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप हवा तलाश रहे हो, आपको हवा नहीं मिल रही है। ये एसी, ये फैंस की हवा है ना, इसमें वो मज़ा नहीं आता है जो नेचुरल हवा में आता है ना। जब आपके हेयर हिल रहे, जब आपके बाल हिल रहे हों, आपके कपड़े हिल रहे हों, है ना, तो उतना मज़ा वो नहीं देगा जो एसी का ठंडापन या फिर फ़ैन की हवा देती है। जो मज़ा वो प्राकृतिक हवा से हम लोगों को मिलती है। तो इन्हीं प्राकृतिक तत्व, चाहे वो हवा हो, चाहे वो, अच्छा एक बात बताओ, आप फ्रूट्स हमेशा खरीदते होगे, वेजिटेबल्स हमेशा खरीदते होगे, लेकिन आप वही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कभी अपने गार्डन में से तोड़ कर लाओ तो देखो आपको कितना मज़ा आता होगा। कुछ बच्चे विलेज में जाते होंगे या कुछ बच्चों के फार्म हाउस होंगे, तो वहाँ से अगर कभी वेजिटेबल्स तोड़ कर लाए हो, या वो वेजिटेबल्स छोड़ो ना, आप अपने प्लांट से अगर फ्लावर भी तोड़कर अगर भगवान को चढ़ाते हो तो आपको कितना मज़ा आता, लगता कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरे गार्डन है। कितने लोगों के यहाँ तो फ्लावर पॉट होंगे, तो आप देखो, सही ये गमले होंगे फ्लावर के, तो जो खिलते होंगे फ्लावर्स, कितना मज़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब महसूस करने वाली बातें हैं, बोलने वाली बातें नहीं हैं, महसूस करने वाली बातें हैं, है ना। चलो नेक्स्ट। पिछले 50 वर्षों से प्रकृति के ये अनमोल कोष दूषित हो गए हैं। कोष मतलब क्या होता है, ट्रेजरी। आपके पास जो संचित धन हो उसको आप कोष कहते हो। इसी तरह ये जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, ये भी हमारे कोष हैं, हमारे धन है, जो क्या है, दूषित हो गए हैं। मतलब जब किसी शुद्ध चीज़ में कुछ अवांछित पदार्थ या कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाएं जो उसको ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दूषित करना कहते हैं। तो पिछले 50 वर्षों से क्या हुआ कि प्रकृति की ये सारी वस्तुएं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फल फूल हो, ये सारे क्या हुए, दूषित हो गए। आपको पता है ना, फल फूल में भी कितने सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्ट वाले सब छिड़काव कर करके, या फिर वेजिटेबल्स को जल्दी ग्रो करने के लिए कुछ इंजेक्शन और वो मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। इस वजह से क्या है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उतने हेल्दी आज के ज़माने में नहीं रह गए हैं। कभी कभी तो आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाओगे तो उसको वॉश करोगे तो देखना कितने सारे कलर निकलने लग जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है कि हम लोगों के जो अच्छे चीज़ थे वो क्या हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। दिल्ली में जो यमुना बहती है उसे देखकर आदमी सिहर उठता है।
आपको पता है ना, वो यमुना नदी जो कि इतनी साफ दिखती थी, इतनी स्वच्छ दिखती थी, अब लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि आपका मन सिहर जाएगा कि कौन है जो इसके पानी में इतना गंदगी फैला रहे हैं, नदी को अस्वच्छ कर दिया है ना। उसमें नालों, फैक्ट्रियों और नगरों का इतना कचरा मिल चुका है, उसे छूने का भी मन नहीं करता है। आप तो जान रहे हो कि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, हर जगह बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो गए हैं। अब इंडस्ट्री को अपना कचरा निपटाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कहीं तो जगह मिले ना, तो सबको कौन सा मिल जाता है, नदी का जल मिल जाता है, नदी का पानी मिल जाता है ना। तो आपको पता है ना, कभी सरकार ने ऐसा कहा है कि जो भी फैक्ट्री से जो कूड़ा करकट निकलता है उससे पहले प्रदूषित फ्री कर लेना है, तभी पानी में मिलाना है। और बेटा एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, आपको पता है ना कि कोरोना में जब व्हीकल चलना कम हो गए या फिर लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, तो ऐसा कहा माना जा रहा है कि जितने भी अस्वच्छ चीज़ें थी, जैसे कि नदी है, गंगा नदी हो या यमुना नदी, सब पहले से ज़्यादा स्वच्छ हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। वो जो पहाड़ दूर से दिखाई नहीं देते थे प्रदूषण के वजह से, अगर किसी का घर पहाड़ के नज़दीक हो तो क्या होता है कि वो लोग फील कर रहे थे कि अब पहाड़ भी दूर से दिखाई देने लग गए हैं। ये सब क्यों था, क्योंकि कोरोना ने सबको घर में बंद कर दिया था, वो गाड़ी वाड़ी ज़्यादा नहीं चल रही थी, तो जैसे प्रदूषण मुक्त हुआ तो पर्यावरण क्या हुआ, स्वच्छ हो गई, है ना। यही हाल पवित्र गंगा का भी है, तभी यह गाना लिखा गया है। गंगा नदी को तो सब लोगों ने इतना दूषित कर दिया कि सब लोग गंगा नदी पे ये गाना लिखने लगे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते देते। सब अपना गंदगी जितना कुछ होता सब पानी में ही बहा देते थे। जो बहुत सारे लोग एनिमल्स रखते हैं, वो भी एनिमल्स को ले जाके वहीं पर नहला देते हैं, है ना। जो जिसके घर नज़दीक में होते हैं वो कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, मतलब पानी को शुद्ध पानी रहने ही नहीं दिया है, उसे कचरा वाला पानी बना दिया है। कि आज कुओं, तालाबों, नहरों सबका पानी दूषित हो चुका है, इसलिए पानी बोतलों में बंद होकर बिक रहा है। अब देखो वो पानी जो पहले हम लोग कहीं कभी, अभी देखो हम लोग बिसलरी वो सब पानी ढूंढते हैं, हम लोग कोई भी पानी नहीं पीते हैं। लेकिन यही पहले का ज़माना था कि जो टाइम मिले, कोई राहगीर कहीं से जा रहा है तो बोलते थे कि राजा महाराजा पता ही क्या करते थे, राजा महाराजा जगह जगह पे तालाब या नदी तालाब खुदवाते थे, हैंडपम्प लगवाते थे, ताकि कुआं खुदवाते थे ताकि राहगीर लोग पानी पी सके। अब देखो अब ये सारी चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई, अब पानी बॉटल में बंद होकर मिल रहा है, उसमें भी कितने बार निकलता है कि ये पानी का बॉटल दूषित है, इसमें गंदा पानी मिलाया गया है ना। खाने की कोई चीज़ साफ स्वच्छ नहीं है, सभी फल और अन्न विषैले रसायनों के कारण हानिकारक हो चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, तब कुछ भी अगर आप हेल्दी भी ले रहे हो तो आपको डाउट होगा कि आपको ये हेल्दी है या नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत हानिकारक रसायन, मतलब पेस्टिसाइड, मतलब कोई कीड़ा उसमें ना लगे, या फिर वो बोलते हैं खाद डालते हैं जिसमें बहुत सारे रसायन मिक्स होते हैं जो कि जल्दी ग्रो तो करते हैं लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। आम हो या सेब, केला हो या घिया, सब में रसायन छिड़के जा रहे हैं ना। जितने भी फ्रूट्स लो सब में ऊपर से हम लोग पेस्टिसाइड या फिर खाद ऐसा मिला देते हैं जो कि उसके जो पौष्टिकता होती है उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि दूध भी बनावटी बिक रही है, भैंसों को टीका लगाकर उसके दूध को भी अस्वच्छ बनाया जा रहा है। एनिमल्स, भैंस ज़्यादा दूध दे, अच्छा दूध दे, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगा देते हैं। जो अब देखो दवा तो दवा ही होता है ना, तो वो भी क्या होता है कि दूध भी हानिकारक बना देते हैं इस तरह से वो लोग, है ना। मतलब ऐसा कोई भी कोना, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, जिससे हम स्वस्थ रहें। आज वायुमंडल भी दूषित हो चुका है, शीतल हवा के झोंके नदारद हो गए हैं। अब ये तो पहले ही बताया बेटा, ये कारखानों के जो धुआं निकलते हैं, वो गाड़ी के जो धुएँ निकलते हैं, ठीक है। अभी देखो ना, कोई भी फंक्शन हो तो सब कितना लाउडली आवाज़ में गाना बजाने लग जाते हैं, उससे भी तो नॉइस पॉल्यूशन होता है ना। तो इस वजह से क्या हुआ है कि शीतल हवा के झोंके नदारद, मतलब आप बहुत कम ही देखोगे कि ठंडी हवा बह रही है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, टेम्परेचर इतना जल्दी ज़्यादा हाई हो जाता है कि हवा भी बहती है ना, उसमें गर्माहट होती है। ये तो कभी कभी वो रेनी सीजन होता है तो हवा थोड़ी ठंडी महसूस करोगे आप। उनकी जगह मिलती है लू, गैस और पेट्रोल के धुएं से भरी दम घोटू हवाएं। आज आप किसी मार्केट प्लेस पे चले जाओ, आपको ये सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो हवा चल रही है उसमें सिर्फ धुएं हैं, पेट्रोल है और गंदगी है, जिससे लगे कि आपका दम घुट जाए।
वातावरण में नमी की जगह गर्मी ने ले ली है। पहले जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हुआ करता था, अब गर्मी ने ले लिया। चाहे कोई भी सीजन हो, आप गर्मी महसूस कर सकते हो। उमस और घुमस के कारण जीवन कठिन हो गया है। पृथ्वी का ताप रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है ना। इसी के कारण ना आज देखो, ना तो रेनी सीजन के समय रेन रहता है, ना गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी, ना ठंडा के समय ज़्यादा ठंडा, है ना। तो सारा पर्यावरण जो है ना वो उथल पुथल हो गया है, सारा बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, किसी का भी कोई ठिकाना नहीं रह गया है। इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है कि ऐसा बोलते हैं कि हिमालय का जो ग्लेशियर है वो पिघलने लग गया है। ऐसा होगा तो कभी क्या होगा कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगा। वैसे भी तो आपको पता है ना कि वाटर बॉडीज़ का ज़्यादा परसेंटेज है अर्थ के कंपेयर में, है ना। ये देखो अभी मैंने बोला और ये खुद ही आगे आ गया। देखो कि इसके कारण बर्फ़ के ग्लेशियर पिघल पिघल कर समुद्र का जलस्तर बढ़ा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है। आपको ये सब दोहा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने अपने अच्छाई के लिए, आपको अच्छा लगेगा इसलिए मैंने डाल दिया है। अगर बढ़ाओगे अब ताप, करना होगा पश्चाताप। अगर आप इसी तरह धुएं निकालते रहोगे, गाड़ियों से फैक्ट्रियों के धुएं निकालते रहोगे तो क्या होगा, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। देखते हो ना आए दिन सुनामी, तो कौन सा तूफान ये और क्या क्या कौन सा तूफान आते रहता ना। अभी अपने गुजरात में तूफान आया था ना, फिर उड़ीसा के साइड भी आया था साइक्लोन। तो ये सभी उसी का परिणाम है कि जो हम लोग टेम्परेचर सामान्य बराबर नहीं रखते हैं ना, इसलिए ये सभी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो भी तो अपना बदला किसी ना किसी रूप में लेगी ही ना बेटा। वो क्यों छोड़ देगी। आज आपके साथ कोई बुरा कर्म करता है तो आप बोलते हो भगवान देखेंगे, या फिर खुद ही बदला लेने में जुट जाते हो। तो जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जैसी है उसे वैसा नहीं रहने देंगे, तो क्या वो हमसे बदला नहीं लेगी? वो भी तो हमसे बदला लेगी ही। तो उसी का परिणाम है ये सब, कभी सुनामी, कभी अर्थक्वेक, है ना। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है ना। अब तो बागों में कोयल कूकती है, ना तो बागों में कोयल कूकती है, ना मोर नाचते हैं, यहाँ तक कि गिद्ध भी नज़र नहीं आते। और दूषित वातावरण के कारण कई जीव जंतु और पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। देखो पहले जैसे आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो कोयल की कूक न सुनाई देती थी। रियली हाँ, ये देखो पढ़ने के बाद आप भी महसूस करोगे कि आप कोयल की कूक अब नहीं सुनते होगे, बहुत कम, रियरली, है ना। और ना ही आप पिकॉक को नाचते हुए देखोगे। और वो गिद्ध जो कि हमसे इधर ऊपर नीचे घूमते रहते थे वो भी नहीं नजर आते, क्योंकि सब दूषित पर्यावरण के कारण, है ना। बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे हैं जिनकी स्पीसीज अब लुप्त हो गए हैं, वो है ही नहीं, है ना। वातावरण में शोर इतना है कि लोग बहरे हो गए हैं। आज सड़कों पर वाहनों का शोर, उत्सवों पर डीजे संगीत का शोर, सब जगह शोर ही शोर है। इसके कारण तनाव बढ़ने लगा है ना। आप देखो सड़कों पे जाओ तो आपको वाहनों से निकली हुई आवाज़ों का शोर सुनाई देगा। तो आप कोई उत्सव हो तो सब डीजे लगा देते हैं, जगह जगह एकदम नॉइस पोल्यूशन कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, तनाव बढ़ता जाता है। प्रदूषण बढ़ने के दो कारण हैं, एक तो बढ़ती आबादी है आपका, और दूसरा तो अंधाधुंध विकास। देखो आप इस एरिया में जो आप लोग रहते थे, पहले सब बोलते हैं कि यहाँ पे जंगल था, ट्रीज थे, है ना, वस्त्राल में। अभी अब देखो सब बोल रहे हैं कि आए दिन फ्लैट ही बन रहे हैं। भाई फ्लैट बनाओगे तो जीने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए ना, तो थोड़ा तो सोचो कि थोड़ा जंगल रहने दें। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, बस अपना फ़ायदा देखना है ना। आप किसी हरे भरे पेड़ को देखो बेटा तो आपको लगेगा कि कैसे, पता नहीं लकड़ी के लिए भी कोई इसे कैसे काट देता है। जब उसके पत्ते हिलते हैं, जब उसमें फ्लावर्स आते हैं, जब उसमें फ्रूट्स लगते हैं, कितना सुंदर दिखता है। फिर भी कितने लोग हैं जो अपने स्वार्थ की वजह से लकड़ियों को बेचने के लिए हरे हरे पेड़ को काट देते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है बेटा। यू विल बी द नेक्स्ट जनरेशन आपको ही बनना है। ये अभी के जनरेशन वालों ने जितनी कुछ गलतियाँ की है, जितना कुछ ख़राब किया है ना, आपको वो सब ठीक करके रखना है। ओके, चलो अभी अगर बोलो कि प्रदूषण बढ़ने का क्या कारण है, तो दो मेन कारण है। एक तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ती हुई आबादी, और दूसरा ये अंधाधुंध विकास, है ना। इन दोनों पर लगाम रखने से प्रदूषण घट सकता है। अगर हम इन दोनों पे कंट्रोल करेंगे, लगाम रखेंगे, तो प्रदूषण घट जाएगा। अच्छा आप पता है, एक आपने वो मूवी देखा होगा ना अक्षय कुमार वाला, जिसमें वो पक्षी बन जाता है। सब क्या करते हैं कि टावर, ज़्यादा कनेक्शन टावर पकड़े, सब ऊंचाई पे अपने टावर लगाते जाते हैं। इससे कितने सारे पक्षी क्या है, मर जाते हैं। अभी 3G आया, फिर 4G आ रहा है, 5G आएगा,
लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब में जो टावर लगते हैं सब क्या करते हैं, सब आसमान में दूर तक लेकर जो जाते हैं, इससे पक्षियों को कितना नुकसान पहुंचता होगा। हम लोगों को तो बस मतलब है कि हाँ हम लोग का नेटवर्क परफेक्ट होना चाहिए। भाई थोड़ा उन लोगों के बारे में भी तो सोचो, उन लोगों का भी तो घर है। सिर्फ यहाँ पे भगवान ने हम लोग ह्यूमन बींग्स को ही घर नहीं दिया है, बाकी सब भी हैं जिसका घर है यहाँ पर। हम लोगों को कोई हक नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए हम लोग सबका घर क्या करें, नष्ट कर दें या तोड़ दें। ओके बेटा, ये हो गया आपका बढ़ता हुआ प्रदूषण। मैंने आपको बहुत सारे बातें बता दी, इसमें जो अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे आप अपने ऐसे में इंक्लूड करना और मुझे लिख के दिखाना। जब नोटबुक सबमिट करोगे तो मुझे आपके शब्द चाहिए, ये शब्द नहीं चाहिए, ठीक है। बस मिस्टेक मत करना वर्ड्स में, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ता प्रदूषण तो हमने पढ़ लिया, मैंने सोचा कि एक साथ 2 निबंध करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब जो दूसरा निबंध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मनोरंजन के आधुनिक साधन। क्या है? मनोरंजन के आधुनिक साधन। अब देखो ये भी ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं ना बोलूँ तो आप 1 पेज क्या 2 पेज बोल दोगे। अभी तो आप ये सब कर ही रहे हो, है ना, इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक लिया मनोरंजन के आधुनिक साधन। चलो एज्यूम करो, सपोज आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, आपके टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अब आप आइडियल ऐसे ही घर में बैठे हुए हो, आपका तो मन ही नहीं लगेगा। आप सोचो कि जॉब में क्या करूँ, फ़ोन ख़राब हो गया, टीवी रिचार्ज नहीं है, पापा मम्मा रिचार्ज करवाओ, हम लोग क्या करेंगे पूरा दिन, है ना। आपका मन एकदम पागल जैसा हो जाएगा। तब आपको ना तो कैरम याद आएगा, ना तो आपको लूडो आएगा। आजकल तो लूडो भी ऑनलाइन ही खेल रहे हैं सब, है ना। लूडो के लिए भी सबको ऑनलाइन ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इस पर तो मैं क्या बोलूँ, आप 2-3 पेज बोल सकते हो कि आप अपना इंटरटेनमेंट मनोरंजन कैसे करते हो आजकल, है ना। चलो फिर भी मैं बोलती हूँ, आपको हिंट मिले फिर आप इसी आधार पर नया ऐसे या निबंध लिखना, ठीक है। सबसे पहले आज का मानव मनुष्य बन गया है। आधुनिक मशीनी ज़िंदगी में मनुष्य को मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। सच्ची बेटा, अभी तो आप घर पे हो लेकिन जब आप स्कूल में रहते हो तो आप पे कितना प्रेशर रहता है ना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, एक्स्ट्रा क्लासेस करना, या हम टीचर्स को ही देख लो, अभी स्कूल का काम, घर का काम, फिर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट करें, अगर कोई एक मूवी देख लो या कोई एक प्रोग्राम देख लो तो हम लोग का भी मन क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, मतलब हम लोग नए सिरे से काम करने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि आज हम लोग मशीन जैसा काम करते हैं बिना रुके, है ना, तो हम लोगों की लाइफ में ये जो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम लोग को लाइफ में अगर मनोरंजन नहीं रहेगा तो हम लोग अपना काम सही ढंग से रिफ्रेश होके नहीं कर पाएंगे। उसे ऐसे मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता है जो उसके थके हारे मन को गुदगुदा सके, है ना। हमें कैसे चाहिए, ऐसा मनोरंजन का साधन चाहिए जो हमें थके हुए मन को हल्का कर दे, थोड़ा हंसा दे, मुस्कुरा दे, है ना। मनोरंजन के यूँ तो अनेक साधन हैं जैसे सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर आदि, परंतु व्यक्ति को मनोरंजन के लिए उन साधनों को अपनाना चाहिए जो उसे पसंद हो। बात सही है ना। आज हम लोगों की लाइफ में मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा साधन पसंद है, हमें उसी साधन को अपनाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को इंडोर गेम्स में आनंद आता है तो उन्हें उनके लिए समय निकालना चाहिए, है ना। और कुछ लोगों को इंडोर टेबल टेनिस, चेस, प्लेइंग कार्ड्स, इनके द्वारा भी व्यक्ति अपना मन को बहला सकता है। किसी को इंडोर गेम पसंद है, किसी को आउटडोर गेम पसंद है। ये बात अलग है कि कोरोना की वजह से अभी आपका आउटडोर गेम बंद हो गया है ना, बट ये हमेशा तो ही रहेगा बेटा। बी पॉजिटिव। हाँ, टेबल टेनिस, चेस, प्लेइंग कार्ड्स, इसके द्वारा भी व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता है। आजकल तो टेलीविज़न ही मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गया। एग्जैक्टली, हाँ, जो टीवी है हम लोग के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन है ना। उस पर हर व्यक्ति की रुचि के अनेक कार्यक्रम 24 घंटे आते रहते हैं, अतः जिसे जिस तरह के कार्यक्रम से सुकून मिले उसे उस कार्यक्रम को अवश्य देखना चाहिए। आप, है ना, सबका अलग अलग कैटेगरीज है। आपके पापा कुछ और देखते होंगे, आपकी मम्मा कुछ और देखती होगी, आपका पसंद कुछ और है। टीवी पे हर एज के हिसाब से अलग अलग चैनल्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, जिसे जो पसंद है वो उसे देखता है। अतः जिस तरह के कार्यक्रम से सुकून मिलता हो उसे वह कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको एंटरटेन करता हो, है ना, उन लोगों हमें क्या करना चाहिए, उसी कार्यक्रम को देखना चाहिए।
विशेष रूप से हास्य कार्यक्रमों के लिए तो अवश्य समय निकालना चाहिए ऑफकोर्स। और आई थिंक कपिल वाला शो तो हर एक बच्चा लगभग देखता ही होगा, है ना। और बोलते हैं कि हास्य मतलब जो हंसने वाला जो सीरियल सब हो ना, वो तो ज़रूर ही देखना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग वीडियो गेम्स के माध्यम को भी अपनाते हैं, जो बुरी बात नहीं है, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब मनोरंजन तक ही सीमित रहे, इसकी लत ना पड़ जाए। यही बात एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ठीक है आप कंप्यूटर पर गेम खेलो, लेकिन आपका लिमिट होना चाहिए कि 1 आवर, हाफ आवर कितना है। उससे ज़्यादा आप देखोगे, खेलोगे तो ये आपकी लत बन जाएगी, उसके बिना आपका मन नहीं लगेगा। और ऐसा बोलते हैं कि अगर मोबाइल में ज़्यादा समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो फिर आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। सो प्लीज़ अवॉइड मोबाइल फ़ोन, है ना। मनोरंजन होगा तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, है ना। अगर आप मनोरंजन करोगे तो क्या होगा कि आपका मन खुश रहेगा, उससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मान लो सुबह से आप काम करते जा रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो, लेकिन एक समय आता है जब आप थक जाते हो और आपके पढ़ाई आप दिमाग ना तो आपके दिमाग में जाता है और रिटर्न वर्क करो तो वो भी गलत होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। वो रिफ्रेशमेंट कहाँ से मिलती है? इंटरटेनमेंट से। जब आप आपको इंटरटेन करते हो तो आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हो काम को फिर से नए सिरे से करने के लिए। हम स्वस्थ रहेंगे और अधिक परिश्रम कर सकेंगे। अतः मनुष्य को मनोरंजन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। आपको पता नहीं कि जितना हम खुश रहेंगे उतने ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे और अधिक परिश्रम कर सकेंगे। जब हम लोग काम से ज़्यादा थक जाते हैं, जब थोड़े इंटरटेनमेंट कर ले तो हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपना काम मन लगा के करते हैं। अतः मनुष्य को मनोरंजन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? मनोरंजन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका मनोरंजन पे निबंध। मैंने दोनों आपको लिखवाए, आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला कर लेना और अपने शब्द डालने की कोशिश करना। मुझे आपके वर्ड्स चाहिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके बेटा, चलो अभी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय, टेक केयर। हाँ, वन थिंग, मैं इसका PDF सेंड करूँगी, अपना नोटबुक में निबंध के नाम से इसको लिख लेना। ओके बेटा, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।